पिछला जो हमारा पार्ट था चैप्टर 5 का, उसके अंदर हमने कवर किया था कि ई बिज़नेस क्या होता है, स्कोप क्या होती है ई बिज़नेस की, लिमिटेशंस क्या होती है ई बिज़नेस की, ट्रेडिशनल बिज़नेस और ई बिज़नेस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें हमने कवर की थी और हमने जाना था कि ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो किस तरीके से की जाती है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसी चैप्टर का से रिलेटेड है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था तो हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने ये चीज़ें कवर की थी। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमारे जो टॉपिक्स बाकी के बचे हुए हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कॉमन पेमेंट ऑप्शंस हैं एंड बिजनेस प्रोसेसेस, आउटसोर्सिंग है, बेनिफिट्स क्या होते हैं आउटसोर्सिंग के, तो वो सब चीज़ें हम अपनी इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस पता है सबको होता है, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि आजकल हम सब करते हैं, बट वो प्रोसेस हमें लिखनी किस तरीके से मैं वो आपको बताती हूँ। एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अ सिक्वेंटली प्रोसेस फ्रॉम द बायर परस्पेक्टिव। बायर के परस्पेक्टिव से हम बात करेंगे, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू थ्री मेन स्टेजेस। तीन मेन स्टेजेस के अंदर इसको तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी स्टेज आती है वो आती है प्री परचेज स्टेज। परचेज करने से पहले की जो स्टेज होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, कंपेयरिंग प्राइस एंड इवेलुएटिंग ऑप्शंस। हम प्राइस को कंपेयर करके देखते हैं दूसरे ऐप्स के ऊपर और किसी ऐप के ऊपर, इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वहाँ पे जाते हैं, या फिर ऑप्शंस अलग अलग हम देखते हैं। तो प्री परचेज स्टेज होती है हमारी पहली स्टेज जो होती है ऑनलाइन बाइंग के अंदर। उसके बाद होती है हमारी परचेज जो सेल स्टेज होती है। इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्टिंग द आइटम। हम सेलेक्ट करते हैं आइटम को, एडिंग इट टू द डिजिटल शॉपिंग कार्ट। डिजिटल शॉपिंग कार्ट के अंदर उसको ऐड करते हैं एंड फाइनलाइज करते हैं उसका प्राइस एग्रीमेंट कि भाई प्राइस उसका कितना है। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट परचेज स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड आफ्टर सेल सपोर्ट फीडबैक। प्रोडक्ट जो होता है वो उसकी डिलीवरी हो जाती है, जो भी है उसको आफ्टर सपोर्ट या फीडबैक जो भी उसको चाहिए होता है वो उसको मिल जाता है। ठीक है, तीन स्टेजेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है कि कॉमन पेमेंट ऑप्शन क्या क्या होते हैं। जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं चीज़ों को तो उसके लिए हमें कॉमनली क्या क्या पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है हमें कैश ऑन डिलीवरी। भाई हम हमारे पास जब प्रोडक्ट रिसीव होगा उसी टाइम पे हम उस प्रोडक्ट की कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, उसी टाइम पे हम उसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट इज़ मेड बाय इन फिजिकल कैश व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। जब गुड्स डिलीवर किए जाते हैं तो उस टाइम पे फिजिकल कैश के थ्रू जो गुड्स की पेमेंट है वो की जाती है। उसके बाद डिजिटल कैश, ई वॉलेट से हम पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होती है उसके अंदर हम डिजिटल करेंसी स्टोर करके रखते हैं। या फिर यूपीआई पेमेंट, या पेटीएम से कर देते हैं, फ़ोनपे से कर देते हैं, जो भी गूगल पे से कर देते हैं, या फिर इंस्टेंट ट्रांसफ़र हम उसके कर देते हैं, वॉलेट से भी कर देते हैं। उसके बाद आता है चेक। द वेंडर प्रोसेस डिलीवर आफ्टर द फिजिकल चेक क्लियर। जो वेंडर प्रोसेस करता है डिलीवर, जब उसके पास फिजिकल चेक जो क्लियर हो गया उसके बाद वो प्रोसेस को कंप्लीट करता है। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम द बायर बैंक अकाउंट टू द सेलर। डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फंड मतलब जो भी पैसा वो फंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है बायर के बैंक से सेलर के अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट की जा सकती है। वर्चुअल पेमेंट्स कार्ड वेयर द फंड आर शिफ्ट इलेक्ट्रॉनिकली। द सिस्टम यूज CVV वेरिफिकेशन एंड OTPs फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज़ के लिए OTP और CVV वेरिफिकेशन होता है, बट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी उस चीज़ की पेमेंट की जा सकती है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस रिस्क। ई बिज़नेस के अंदर बहुत से रिस्क हैं। रिस्क की हमने अपनी पिछले वीडियो में बात की थी लिमिटेशंस के अंदर, कि ई बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस के अंदर रिस्क तो है, फ्रॉड हो सकता है, चोरी हो सकती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो बहुत सी चीज़ों का रिस्क होता है। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिज़नेस रिस्क क्या होगा उनकी हम बात करते हैं। कंडक्टिंग ई बिजनेस ऑनलाइन expose both parties to specific voluntary broadly classified into 3 कैटेगरी। जब हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं दोनों पार्टीज़ के थ्रू। दोनों पार्टीज़ बहुत सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, है ना।
अब आपके साथ अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, आपने OTP दे दिया, तो आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ना। आपको पता होना चाहिए कि OTP कब दिया जाता है, क्यों दे रहे हो आप OTP, आप जानकारी पूरी लोगे, है ना। तो दोनों पार्टी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। तो वो चीज़ें जो हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई की गई हैं। सबसे पहले आती है हमारी ट्रांजेक्शनल रिस्क, default on order, the seller claims the order was never placed or the buyer claim they never ordered it। देखो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो हो जाता है, सेलर क्लेम कर रहा है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं था, कभी नहीं किया, और बायर क्लेम कर रहा है कि मैंने ऑर्डर किया ही नहीं। मतलब जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर होता है, मतलब आपने ऑर्डर किया नहीं, डिफ़ॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, किसी और ने कर दिया, या वो सेलर क्लेम कर रहा है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं, तो डिफ़ॉल्ट एंड ऑर्डर। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी, goods are delivered to the wrong address or a wrong item shipped all together। गुड्स जो हैं, जो सामान है, वो गलत डिलीवर कर दिया गया है, गलत जगह पे कर दिया गया है। तो वो सब चीज़ें जो होता है ना कि कई बार हमारे पास एड्रेस गलत हो, मतलब आपने एड्रेस कुछ फिल किया, एड्रेस कुछ अलग हो गया, तो उसके क्या होगा, गुड्स जो है वो किसी गलत जगह पर डिलीवर हो जाते हैं, या फिर गलत आइटम आपको डिलीवर हो गया है। डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी के अंदर डिफ़ॉल्ट हो सकता है। डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट, द सेलर डज नॉट रिसीव मनी, अब सेलर को पैसा मिला ही नहीं। द बायर एंड कार्ड इज चार्ज बट द ट्रांजेक्शन रजिस्टर एज ए फेल्ड ऑन द पेरोल। देखो बायर की कार्ड से कट गया है, सेलर को मिला नहीं, पेरोल में दिखा रहा है कि भाई ट्रांजेक्शन हो गई है। अब क्या करें, बहुत बार ऐसा होता है, ट्रांजेक्शन रुक जाती है, ट्रांजेक्शन घूमती रहती है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं बट पैसे बायर तक नहीं पहुंचते हैं। और ऐसा भी होता है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, जैसे मैं बहुत बार, जब हम इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, तो होता है ना कि जब इंस्टा से मैं बहुत कम चीज़ें परचेज़ करती हूँ, लेकिन जब भी कोई भी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि भाई आप किसी और नंबर पे पेमेंट मत करके आया करो, नंबर फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि लोग फेक आईडी बना के नंबर दे के वहाँ पे पेमेंट करवा लेते हैं, सूट वहाँ पे पहुँचते नहीं है। फिर कस्टमर बोलता है कि भाई मैंने तो पेमेंट कर दिया, आपने सूट नहीं पहुँचाया। जो ओरिजिनल इंसान होता है उसकी रेपुटेशन के ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आप जब भी कोई भी पेमेंट करते हो, जब भी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हो, तो देख के समझ के तभी पेमेंट किया करो, वरना मत किया करो, ठीक है। उसके बाद आता है डाटा स्टोरेज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रिस्क, वायरस अटैक्स, malicious software programs that can corrupt files, destroy data और disrupt entire system operations। जैसे दूसरा हमारा जो आता है क्लासिफाइड, जो भी ऑनलाइन पेमेंट के अंदर चीज़ें, रिस्क जो होता है ऑनलाइन पेमेंट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, वो आता है वायरस अटैक हो जाना। जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करप्ट हो गया है, फाइल करप्ट हो गई हैं, फाइल नहीं चल रही, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो वो सब चीज़ें भी दिक्कतें दे देती हैं जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हो। हैकिंग एंड इंटरप्रिक्शंस, unauthorized access to sensitive financial data like credit card details while it is being transmitted over the network। हैक कर लेते हैं बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत सी चीज़ें, बहुत से बैंक अकाउंट हैक होते ही रहते हैं, हम डेली की न्यूज़ में सुनते हैं चीज़ें, तो हैकिंग हो जाती है। क्रेडिट कार्ड हैक कर लिया। उसके बाद सॉल्यूशन क्या रहेगा, यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शंस एंड स्क्रिबलिंग डाटा इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन्स एंड सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि इनक्रप्शन का यूज़ करो। जैसे कि अब आप देखना, जब मतलब आज के टाइम पे सब लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो आप जब व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो किसी से भी चैट करोगे, आप किसी का भी चैट ऑप्शन अगर आप खोलोगे तो ऊपर लाइनें लिखी आती हैं, कम से कम 4-5 लाइनें ऊपर लिखी आती हैं कि जो भी आपकी चैट्स होती हैं वो इनक्रिप्शन के साथ हैं, आपकी चैट सेफ़ हैं, सिक्योर्ड हैं, जो भी आप मैसेज कर रहे हो वो आप इनक्रिप्शन के साथ कर रहे हो, मतलब आपकी जो चैट है वो सिक्योर है, मतलब व्हाट्सअप सिक्योर है। पहले ऐसा नहीं था, है ना। आप कोई भी चैट खोल के देखना, उसके ऊपर आपको लिखे आएंगे मैसेज एक पूरा, तो उसको पढ़ के देखना, वो वही चीज़ लिखी होती है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन यही है। इनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी का मतलब यही होता है कि आप अपनी जो भी चैट्स हैं उसको सिंबल्स के थ्रू यूज़ करो, जो कि टेक्स्ट जो है वो सिर्फ आप ही रीड कर पाओ और कोई ना कर पाए ट्रांजेक्शन करते हुए, तो उससे आपकी जो सिक्योरिटीज़ है वो बनी रहेंगी। मतलब सेफ्टी का यूज़ आपको खुद को ही करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क,
जंक मेल स्पैम आते रहते हैं, फ्लोडिंग यूजर्स विद अनसोलिटेड प्रमोशनल ईमेल्स, मतलब प्रमोशनल ईमेल्स, जंक मेल जो स्पैम्स आते रहते हैं उन सब से बचो, ठीक है, उन सब का ध्यान रखना। उसके बाद आता है डाटा ब्रीच, कस्टमर्स डिटेल्स, ईमेल, फ़ोन नंबर्स, एड्रेस बीइंग सोल्ड और लीक्ड टू थर्ड पार्टी एंड टेली मार्केट्स विदाउट कंसेंट, मतलब कि उनको पता भी नहीं होता है, डाटा ब्रीच हो जाता है, मतलब डाटा लीक हो जाता है, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस बेच दी जाते हैं थर्ड पार्टी को। तो ये सब दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा आती हैं ऑनलाइन जो भी हम शॉपिंग करते हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की ई बिज़नेस के अंदर ये रिस्क होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसके बारे में। बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रैक्टिस वेयर ए कंपनी हायर एन आउटसाइड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज टू परफॉर्म सर्टेन रूटीन और ए नॉन कोर टास्क दैट वेरी ट्रेडिशनल हैंडल इंटरनेशनली। आउटसोर्सिंग जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रैक्टिस होती है जहाँ पे कंपनीज जो है वो हायर करते हैं आउटसाइड जो स्पेशल एजेंसीज होती हैं उनको टास्क परफॉर्म करने के लिए, और ट्रेडिशनली जो भी चीज़ें होती हैं उनको हैंडल करने के लिए इंटरनली। ये होती है हमारी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसके हम फीचर्स की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एक्टिविटीज़ आर हैंडेड ओवर एट इंटरनल स्पेशलाइज्ड एजेंसी, एक्सटर्नल जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं उनको जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हैंडल कर दी जाती हैं। जनरल नॉन कोर एक्टिविटी होती है वो कंपनीज टिपिकली आउटसोर्स नॉन कोर टास्क लाइक running a cafe cart and managing securities or running a customer care centers, or so they can focus on the core composition like product design, manufacturing और marketing। जैसे कि नोट में इसके अंदर दिया गया है, नोट मॉडर्न बिजनेस समटाइम्स आउटसोर्स कोर एक्टिविटी टू इफ एन एक्सपर्ट कैन डू इट बेटर चीपर। देखो क्या होता है कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक्सटर्नल बाहर की कोई टीम बैठा देते हो अपने काम को करने के लिए, जैसे सिक्योरिटीज़ को मैनेज करने के लिए और कस्टमर्स के सेंटर्स को मैनेज करने के लिए, सब चीज़ों को फोकस करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि मतलब आपको ऑफिस बनाने की नीड नहीं होती है। जब ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी है, कस्टमर सर्विसेज भी मैनेज करनी है, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सिक्योरिटी की इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, डाटा लीक नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों को तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको टीम चाहिएगी। तो आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का यूज़ करते हो, एक एक्सटर्नल बाहर की टीम को बैठाते हो उस काम को मैनेज करने के लिए। मॉडर्न बिजनेस जो है वो कई बार क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को करने के लिए एक्सपर्ट और बेटर और चीपर लोगों को, मतलब एक्सपर्ट बंदे को लेके आते हैं जो कि बेटर भी रहता है और चीपर भी रहता है, सस्ते भी रहते हैं उस चीज़ के अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे और नीड क्या रहेंगी आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग करना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स आउटसोर्सिंग के मिलते हैं। फोकसिंग ऑन ऑफ अटेंशन, मैनेजमेंट कैन डिवोकेट इट्स लिमिटेड एनर्जी एंड टाइम टू क्रिटिकल रेवेन्यू जनरेटिंग कोर फंक्शन। देखो मैनेजमेंट जो है वो पूरा फोकस कर लेगी जो भी रेवेन्यू जनरेशन है उसके ऊपर, और जो उसका कोर फंक्शन है, मतलब उसको प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप करना है और क्या नई चीज़ें लेके आनी मार्केट के अंदर और क्या नया करना है, उन सब चीज़ों पे फोकस कर लेगी। पूरा फोकसिंग एंड अटेंशन उसके ऊपर बना रहेगा। उसको सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं रहेगा, कस्टमर सर्विसेज कस्टमर केयर का कोई रिस्क नहीं रहेगा, भाई कस्टमर किस तरीके से मैनेज होंगे, तो वो सब चीज़ें उसके दिमाग में नहीं होंगी, तो वो और चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकता है। विजिट फॉर एक्सीलेंस, स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल एजेंसी परफॉर्म टास्क बेटर बिकॉज दे हैव अ डोमेन एक्सपर्टीज, डायरेक्टेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड स्टाफ। जो स्पेशलाइज्ड बाहर के एजेंसीज होती हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज हम बाहर से लेके आते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से करते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट बंदे होते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है और उनके पास उस चीज़ के लिए ही ट्रेंड स्टाफ होता है। ग्रोथ थ्रू अलायंस, इट रिड्यूस द नीड फॉर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट, फ्रीजिंग अप कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। ये कम करता है हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को और एसेंशियल जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं और कैपिटल ऑफ एक्सपेंशन को भी ये कम करने में हेल्प करता है, ग्रो करता है। जो भी अलायंस होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है आउटसोर्सिंग जनरेट इमेंशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली
इन डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया। जैसे हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, आप अभी तक हमारी कंपनी डेवलप्ड नहीं हुई है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। हमारी कंट्री डेवलपिंग है, मतलब डेवलप हो रही है। तो उस चीज़ के लिए आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की नीड है। हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है आउटसोर्सिंग। एक अलग से टीम बनेगी तो लोगों की नीड होगी तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ BOP, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का क्या क्या स्कोप रहेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, पेरोल्स, प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग एंड इंश्योरेंस क्लेम्स हैंडल। जो भी पेरोल्स होते हैं, मतलब सेफ्टी का जो भी इशू आता है, पेरोल है, अकाउंटिंग का जो भी इशू आता है, इनवॉइसिंग का है, इंश्योरेंस क्लेम है, उन सब को हैंडल करने में हेल्प करता है जो हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। कस्टमर सपोर्ट्स एंड कॉल सेंटर हैंडलिंग, टेली मार्केटिंग, टेक्निकल जो भी ट्रबल्स आते हैं शूटिंग के अंदर एंड कस्टमर की जो भी क्वेरीज होती हैं उनको हैंडल करने में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है हेल्प करता है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, a subset of BPO involving highly advanced knowledge incentives tasks like legal research, intellectual property analysis and data analysis and market research। जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है ये इसका सबसेट होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं नॉलेज की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लीगली जो भी रिसर्चेज हैं, भाई लीगली रजिस्टर किस तरीके से करवाना है, वो सब चीज़ें, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, डाटा है, एनालिसिस है, मार्केट की जो भी रिसोर्सेज हैं, तो उसके लिए नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा जो चैप्टर था बिजनेस का, ई बिजनेस का, जो भी हमारे स्कोप, नेचर एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस हमारा पूरा चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया है। पिछली वीडियो के अंदर हमने हाफ चैप्टर को कवर किया था, हाफ चैप्टर को हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने ई बिजनेस के बारे में हर एक चीज़ जानी थी। अब हमने ई बिजनेस के अंदर ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन फ्रॉड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम जो चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, इन टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।